Hello everyone. Let us recap the reason why the Constitution plays an important role in democratic societies by recalling the constitutive rules that you have read about through these examples. अब देखिए, in previous video we read about some particular situations from examples, just like we read about Nepal, and after that we talk about the situation just like Suresh the monitor wrongly picks on Anil's classmate. After that we talk about on girls do not get to play basketball because the boys are a majority in class, and at last we read about Shabnam. She was decided to revise her chapters instead of watching TV. Okay, so these points we already read in previous videos. Now in this video we will read the constitutive rules from these examples. Okay, so let's start. The first example is the people of Nepal adopted a new constitution after the success of the people's movement for democracy, and its constitutive rules, it lays down ideals that define the kind of country that we want to live in. अब देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है कि जो लोग थे नेपाल के, उन्होंने जो मूवमेंट किया डेमोक्रेसी के लिए और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन लागू करने में वो सक्सेस भी हो गए. तो कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स क्या बनाया गया कि इसमें ये बताया गया, आइडल्स बनाए गए कि जो लोग थे, कॉन्स्टिट्यूशन में ये रूल्स बनाए गए कि जो लोग हैं उनको किस तरह की कंट्री चाहिए, उसी हिसाब से रूल्स बनाए गए कॉन्स्टिट्यूशन में. आफ्टर दिस सुरेश द मॉनिटर रॉन्गली पिक्स ऑन अनिल हिज क्लासमेट. तो इसका कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स क्या होगा, इसमें ये बताया गया है कि ताकि ऐसे रूल्स बनाए गए हैं जिसमें नो वन कैन मिसयूज़ देयर पावर, कोई भी इंसान अपने पावर का मिसयूज़ नहीं कर सकता. द नेक्स्ट वन इज़ द गर्ल्स डू नॉट गेट टू प्ले बास्केटबॉल बिकॉज द बॉयज़ आर अ मेजॉरिटी इन क्लास. तो इसमें कॉन्स्टिट्यूटिव रूल क्या बनाया गया, इसी एग्जाम्पल को लेके कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिसाइड किया गया है, लिखा गया है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं यानी कम संख्या वाले जो ग्रुप हैं उनको एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा. नेक्स्ट, शबनम डिसाइडेड टू रिवाइज हर चैप्टर्स इंस्टीड ऑफ वॉचिंग टीवी. और इस तरह की जो सिचुएशन हमने देखी थी उसमें ये बताया गया है कि दैट नो वन कैन ईजिली चेंज द प्रोविज़न, कि कोई भी इंसान आसानी से जो हमारे देश के प्रोविजंस हैं उनको चेंज नहीं कर सकता है. ओके, नाउ लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड द वेज इन विच द about points get translated into certain ideals and rules, studying some key features of the Indian Constitution. अब हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, ये जो पॉइंट्स हमने यहाँ पर देखे, तो इसके बाद कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं या कौन कौन से ऐसे की फीचर्स हैं, ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड की गई हैं, जोड़ी गई हैं. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स. By the beginning of the 20th century, the Indian national movement had been active in the struggle of independence from British rule for several decades. तो 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में या जब 20th सेंचुरी स्टार्ट हुई थी उस टाइम जो हमारे इंडियन जो लोग थे वो नेशनल मूवमेंट कर रहे थे एक तरह से और लड़ रहे थे ब्रिटिश रूल से हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए. और इस चीज़ में इस स्ट्रगल में काफ़ी सालों का टाइम लग गया. ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल द नेशनलिस्ट हैड डिवोटेड अ ग्रेट deal of time to imagining and planning what a free India would be like. और एक तरह से ये जो फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, जितने भी जो स्ट्रगलिस्ट थे जो फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, उन्होंने एक तरह से काफ़ी टाइम लिया ये सोचने के लिए, ये प्लान करने के लिए कि अगर हम आगे जाकर हमारा इंडिया फ्री हो जाएगा तो वो किस तरह का इंडिया होगा.
under the British they had been forced to obey rules that they had very little role in making. अब जब ब्रिटिश रूल था, जब इंडिया में ब्रिटिशर्स थे, तो हम सभी को फोर्सफुली मतलब ज़बरन ही उनके रूल्स जो भी होते थे ब्रिटिशर्स के उनको मानना पड़ता था, और जिसमें और उन रूल्स को मानना पड़ता था जो ब्रिटिशर्स द्वारा बनाए जाते थे, जिनमें किसी भी इंडियन का कोई रोल नहीं होता था उन रूल्स को बनाने में. The long experience of authoritarian rule under the colonial state convinced Indians that free India should be democracy in which everyone should be treated equal and be allowed to participate in government. इसके बाद काफ़ी लंबे एक्सपीरियंस के बाद जो रूल था अथॉरिटेरियन रूल, मतलब जो कॉलोनियल रूल जो था या जो अंग्रेज़ थे उनके बाद जाने के बाद एक तरह से जितने भी इंडियंस थे उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि हमारा जो इंडिया होगा, जो फ्री इंडिया होगा, आज़ाद भारत होगा, वो कैसा होगा, लोकतांत्रिक भारत होगा, यानी डेमोक्रेटिक कंट्री होगी हमारी, जहाँ पर हर इंसान इक्वली ट्रीट किया जाएगा, सबको समान समझा जाएगा और हर इंसान को गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने का अधिकार होगा. What remained to be done then was to work out the ways which a democratic government would be set up in and the rules that would determine its functioning. अब देखिए क्या बचा था जो करने के लिए बाकी था एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए. तो एक तरह से रूल मतलब देश आज़ाद हुआ, एक तरह से सरकार बनी, लेकिन अब उस सरकार को चलाने के लिए किस तरह उस सरकार को चलाया जाए, किस तरह सेटअप किया जाए, रूल्स किस तरह के बनाए जाएं ताकि जो देश है उसको अच्छे से फंक्शन कर सके देश, इन सारी चीज़ों पर विचार किया गया. That was done not by one person but by a group of around 300 people who became members of the Constituent Assembly in 1946. तो ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाने का उसमें किस तरह के रूल्स होंगे, किस तरह देश की सरकार देश को चलाएगी, ये सारी चीज़ों का जो चीज़ें थी वो सिर्फ एक इंसान द्वारा या नहीं करी गई, बल्कि लगभग 300 लोगों का ऐसा लोगों का ग्रुप था जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली यानी ऐसी सभा 300 लोगों की जिसने मिलकर संविधान बनाया हमारे देश का. तो उस देश के संविधान के जितने भी 300 मेंबर्स थे उन्होंने मिलकर हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. कब 1940 एक तरह से 1946 में, मतलब 1946 में वो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर्स थे, और बाद में वो अगले 3 सालों तक टाइम पर मतलब जब भी उन्हें ऐसा लगता था कि उन्हें मिलना चाहिए जो 300 मेंबर्स थे, तो वो टाइम पर पीरियडिकली यानी एक प्रॉपर टाइम के बाद वो मिलते थे और इस तरह से उस चीज़ पर विचार किया जाता था और उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया. These members of the Constituent Assembly had a huge task before them. अब ये जो 300 मेंबर्स थे उस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के, उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आई कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले. क्या थी वो चुनौती? The country was made up of several different communities who spoke different languages, belonging to different religions and had distinct cultures. अब देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले कि जो हमारी कंट्री है उसमें अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं जो अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, अलग अलग धर्मों से बिलोंग करते हैं और जिनकी अपनी अलग अलग रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं. Also, when the constitution was being written, India was going through considerable turmoil. देखिए जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था उस टाइम इंडिया में एक बहुत बड़ा उथल पुथल मच गई क्योंकि पूरे देश का भविष्य का निर्णय किया जा रहा था, निर्माण किया जा रहा था. द पार्टीशन ऑफ द कंट्री into India and Pakistan was imminent. Some of the princely states remained undecided about their future and the socio-economic condition of the vast mass of people appeared dismal. अब देखिए इसके बाद इंडिया और पाकिस्तान जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस टाइम पर मांग की गई कि भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश जो हैं वो कर दिए जाएं और इस वजह से पूरे देश में एक तरह से बहुत बुरी हालत थी.
इमिनेंट का मूव हिंदी में मतलब होता है आसन्न, है ना, मतलब बहुत ज़्यादा मांग की जा रही थी इंडिया और पाकिस्तान की। Some of the princely states remained undecided about their future और कई सारे ऐसे रियासतें थीं बड़ी बड़ी जो अभी भी आज़ाद होने के बाद भी, देश आज़ाद होने के बाद भी अपने फ्यूचर को लेके किसी चीज़ पर, किसी नतीजे पर नहीं पहुंची थी। And the socio-economic condition of the vast mass of people appeared dismal। और जो लोगों की सामाजिक और आर्थिक कंडीशन जो थी हमारे देश के इतने सारे लोगों की, वो कैसी दिख रही थी, एकदम निराशाजनक दिख रही थी। What is the means of dismal? Dismal means निराशाजनक। All of these issues played on the minds of the members of the Constituent Assembly as they drafted the Constitution। अब जो इतने सारे इश्यूज़ थे कि जो एक तरह से पूरा देश में उथल पुथल मची थी, इंडिया पाकिस्तान की मांग की जा रही थी, जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो अभी भी डिसाइड नहीं कर पाए थे कि उनको कहाँ मिक्स होना है, इंडिया में या पाकिस्तान में। जो लोग थे उनकी कंडीशन बहुत ख़राब थी। तो इतने सारे इश्यूज़ थे, इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी। ये सारी प्रॉब्लम्स क्या कर रही थी, उन जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, उनके दिमाग से खेल रही थी। मतलब उनके दिमाग में ये बातें चल रही थी, उनको इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना था। They rose to the occasion and gave this country a visionary document that reflects a respect for maintaining diversity while preserving national unity। इसके बाद उन्होंने एक तरह से इस अवसर को आगे बढ़ाया, इस अवसर का फ़ायदा उठाया एक तरह से बोलें, और उन्होंने एक कंट्री को एक तरह से काल्पनिक, जिसको बोले विजनरी यानी काल्पनिक डॉक्यूमेंट दिया, बनाकर दिया, जो एक तरह से रिस्पेक्ट रिफ्लेक्ट करता था और डाइवर्सिटी साथ साथ मेंटेन करके रखता था, नेशनल यूनिटी को भी मेंटेन करके रखता था, है ना, देश की एकता को भी बनाए रखता था। कॉन्स्टिट्यूशन में इतने सारे रूल्स बनाए गए थे ताकि किसी की जो रिस्पेक्ट है या जो डाइवर्सिटी है वो देश की बनी रहे, नेशनल यूनिटी जो है देश की वो बनी रहे। द फाइनल डॉक्यूमेंट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स देयर कंसर्न फॉर इरेडिकेटिंग poverty through socio-economic reforms as well as emphasizing the crucial role the people can play in choosing their representatives। इसके बाद जो फाइनल डॉक्यूमेंट था, फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी सुधार या जो कुछ भी करके जो फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, वो भी एक तरह से रिफ्लेक्ट करता था, मतलब उसमें भी ये दिख रहा था कि जितनी भी चिंताएं हैं, जो उन 300 मेंबर्स की जो चिंता थी देश के लिए, है ना, और एक तरह से वो चाहते थे कि देश आगे बढ़े, जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी दशा सुधरे, है ना, सामाजिक आर्थिक दशा सुधरे। और इस वजह से उन्होंने एक तरह से लोगों की महत्वपूर्ण जो लोग जो थे उनके रोल पर बहुत ध्यान दिया, उस पर बल दिया कि जो लोग हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव या अपने प्रतिनिधि खुद चुनेंगे, मतलब जो गवर्नमेंट है उसमें लोगों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होगा। लिस्टेड बिलो आर द की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए यहाँ पर इसके बाद हम जो की फीचर्स हैं, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, वो पढ़ेंगे। वाइल रीडिंग दीज कीप इन माइंड द अबव मैंशन्ड कंसर्न ऑफ डाइवर्सिटी, यूनिटी, सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड रिप्रेजेंटेशन दैट द ऑथर्स ऑफ दिस डॉक्यूमेंट वर ग्रैपलिंग विद। तो आप जब ये आगे दिए जाने वाले जो की फीचर्स पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो उनको पढ़ते वक्त आपके माइंड में ये होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जितने भी जो चिंताएं हैं या ऊपर हमने अभी जो भी पढ़ा, जब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के जितने भी मेंबर्स थे उनको किन किन चीज़ों से जूझना पड़ा, जैसे कि चिंताएं थी उनकी, जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था तो उनको डाइवर्सिटी भी देखना था, उनको देश की यूनिटी भी देखना था, लोगों की दशा को भी सुधारना था, है ना। तो ये सारी चीज़ों से वो लोग जूझे थे, उन्हें ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ी थी। तो जब आप ये चीज़ रीड करें की फीचर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो इन सारी बातों को दिमाग में रखें। ग्रैपलिंग मीन्स जूझना, ओके।
try and understand the ways in which they tried to balance these concerns with their commitment to transforming independent India into a strong democratic society. और अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जितने भी मेंबर्स थे उन्होंने अपनी जो भी उनके दिमाग में था लेकर जो उन्होंने कमिटमेंट किया और इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग और डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनाने के लिए जो चीज़ें की वो किस तरह की थी. ओके